खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में अंशुमान जी। खबरें जो हमारे आसपास हैं वो अच्छी नहीं। अस्पताल ऑक्सीजन मांग रहे हैं, मरीज ऑक्सीजन मांग रहे हैं, बिस्तर मांग रहे हैं, दवा मांग रहे हैं। एक फेल्ड स्टेट की तरफ हम धीरे धीरे शायद बढ़ने लगे हैं। अगर इसे कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि 10 दिन से देश में क्राइसिस है और हम अभी भी ऑक्सीजन पहुंचाया कैसे जाए, ऑक्सीजन के लिए चैनल कैसे क्रिएट किया जाए, इन समस्याओं में उलझे हुए हैं अंशुमान। हाँ, खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है। सिद्धांत, आपका भी स्वागत है। जो बात हमने इससे पहले भी चर्चा में कही थी सिद्धांत, कि लोग बचाए जा सकते थे, लोगों की मौत बच सकती थी, क्योंकि आज भी भारत में जितने कुल संक्रमण आ रहे हैं उनमें बहुत छोटी आबादी को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप प्रतिशत के तौर पर देखें तो पहली चीज तो भारत की बड़ी आबादी के प्रतिशत के तौर पर संक्रमण देखें और फिर उन संक्रमितों में भी ऑक्सीजन की जरूरत वाले संक्रमितों की स्थिति देखें तो उन्हें आसानी से बचाया जा सकता था यदि सरकारें ये समझ लेती कि भारत में इस दौरान चूंकि लंग्स से जुड़ी हुई समस्या है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी रखी जानी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान भी करती है और आश्चर्यचकित भी करती है सिद्धांत, वो ये कि हमने दुनिया की नसीहतों से नहीं सीखा। स्पेन में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, इटली में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, ब्रिटेन में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे। उन देशों ने शुरुआत में भी ऐसी गलतियां की थी। हम तो उनसे आगे थे। उनकी फर्स्ट वेव डिडली थी, हमारी सेकेंड वेव डिडली थी। हम तब तक ये व्यवस्था कर सकते थे कि हॉस्पिटल्स के पास, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच सके। बहुत ही, जिस आप फेल्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा, एक भारत की बहुत बड़ी आबादी को पहली बार सरकार की इतनी निर्मम और इतनी विवश व्यवस्था से पाला पड़ा है। बहुत, मुझे लगता है एक पीढ़ी पूरी ऐसी है जिसने सरकार की ऐसी विफलताओं से का सामना पहली बार किया होगा। क्योंकि एक सीमा के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में आप पैसे देने को तैयार हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे हाथ जोड़कर कह रहा। मैं भी किसी एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर का ट्वीट देख रहा था, रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे कि हमारे पेशेंट नहीं बचेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सारी मौतें बचाई जा सकती थी। हाँ, मैं कई सारे एक्सपर्ट्स की बातें पढ़ रहा था अंशुमान जी, और आप जिनकी बता रहे हैं वो सुनील सागर थे, शांति मुकुंद अस्पताल के सीईओ दिल्ली के। वो उनका वीडियो बाइट, मतलब वो रोने लगे। मैंने देखा उनको आखिर में कि लोग मर रहे हैं, उनको बचाया नहीं जा सकता है। और मैं कई हेल्थ प्रोफेशनल्स के ट्वीट्स पढ़ रहा था, उनके व्यूज देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि बहुत सारी जानें ऐसी हैं जो बचाई जा सकती हैं ऑक्सीजन के, अगर उनको दे दिया जाए तो वो बच सकते हैं। ऐसा दृश्य आप देखिए कितना कारुणिक है कि आदमी सड़क पर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर घसीटते हुए लिए जा रहा है। एक आदमी स्ट्रेचर पर, उसके पीछे 3 लोग उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खींचते हुए ले जा रहे हैं। ये हमने भारत की चिकित्सा व्यवस्था में इस तरीके की परिस्थिति की कल्पना कभी नहीं की थी, खासतौर पर उस तरह की जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में हेल्थ का अवेलेबल है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। जो आप कह रहे हैं वही बात मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात हो रही थी। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सपोर्ट जिनके पास है वो रिकवर कर गए हैं। तो उन्हें बचाया जा सकता था। ये सारी अवॉइडेबल डेथ्स थी जिन डेथ्स को अवॉइड किया जा सकता था। और अभी भी हम आज जब इस समय आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो परिस्थितियां विकट हैं। अभी भी जो सूचनाएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र के, दिल्ली के अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की, कि अब सक्रियता दिखता है कि कहीं टैंकर आ रहे हैं, कहीं ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत। और इन्हीं सब खबरों के बीच में, इन्हीं सब दुर्भाग्यपूर्ण खबरों के बीच में हमारा खर्चा पानी है, जिसकी दोनों लीड्स आज वैक्सीन से जुड़ी हुई है, जो हमारे समय का सबसे जरूरी टॉपिक है। अंशुमान जी, पहली खबर पे हम बातचीत करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की वो खबर थी जिसे हम लोग पढ़ रहे थे सुबह। उन्होंने कहा है कि राज्यों को अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाना है और 45 साल के नीचे के लोगों। तो उस आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कई राज्यों को मिला जुलाकर 30,000 करोड़ के बजट की जरूरत है। और
चिंता है कि वो बजट कहां से आए? हाँ सिद्धांत, ये सबसे बड़ा सवाल था पिछले 3 दिनों से संयोग से मैं 2 दिन से इसी डेटा क्रंचिंग पर काम कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था बहुत सारे एक्सपर्ट से, फिनांस मिनिस्ट्री के अलग अलग राज्यों के हेल्थ एक्सपर्ट से, कि आखिर अगर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है अपनी सबसे बड़ी वर्किंग आबादी को वैक्सीन देने की, तो इसकी लागत कितनी होनी चाहिए। आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसमें डिटेल में रिपोर्ट की है, तो वो आंकड़े जो अलग अलग स्रोतों से हमें मिल रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल से, हेल्थ इकोनॉमिस्ट से और वित्त मंत्रालय से और बिजनेस स्टैंडर्ड की स्टोरी से, वो लगभग इसी के आसपास हैं। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आते हैं। प्रत्यक्ष रूप से आंकड़ा बड़ा दिखता है 30,000 करोड़ का, क्योंकि भारत में सारे राज्य हैं, सारे राज्यों को अगर आप मिला लें तो 30,000 करोड़ का एक बड़ा आंकड़ा दिखता है। उसमें 2-3 महत्वपूर्ण और गौर करने लायक चीजें हैं इस रणनीति में। पहली चीज तो ये कि बहुत कुछ इस खर्च का दारोमदार राज्यों की डेमोग्राफी पे डिपेंड करेगा। यानी जिन राज्यों में युवा आबादी ज्यादा है उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और जिन राज्यों में एजेड आबादी है वहां वो पुरानी व्यवस्था के तहत, केंद्र सरकार की व्यवस्था के तहत वैक्सीनेशन करा चुके हैं। दूसरी चीज है कि जो राज्य वैक्सीनेशन के शुरुआती चरणों में तेजी से आगे निकल गए थे अपनी डेमोग्राफी के साथ, उनके ऊपर खर्च का बर्डन कम हो जाएगा। तीसरी चीज, वो राज्य जो अभी भी केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन ढांचे का हिस्सा, अधिकतर आबादी को केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन ढांचे के साथ जाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके खर्चे भी कम होंगे। लेकिन जब हम इस पूरे 30,000 करोड़ को हम अलग अलग राज्यों के हिसाब से बांटते हैं, और यहां हम ये मान रहे हैं कि राज्य सरकारें मुफ्त नहीं बांट रही हैं। ये गणना इस बात पर आधारित है, बीएस की या बाकी लोगों की जो गणना इस बात पर आधारित है कि वैक्सीन के सब्सिडाइजेशन का बाकी खर्चा केंद्र सरकार, राज्य सरकारें उठाएंगी। मतलब वैक्सीन की जो वास्तविक लागत है, उस लागत में जो अंतर होगा वो चुकाएंगी। तो उत्तर प्रदेश को करीब 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिहार के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की बात होगी। महाराष्ट्र के लिए 2,000 करोड़ की होगी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ सब। कर्नाटका के लिए, गुजरात के लिए 1,500-2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर वो अपने यूथ और वर्किंग पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। अब इसमें एक पहलू और भी महत्वपूर्ण है जो हमें समझना जरूरी है कि अगर आप अलग अलग राज्यों में बांट कर देखें तो वैक्सीन का बजट उतना बड़ा नहीं दिखता है। ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती ये है, और बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार को कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य तत्काल आगे आएंगे वैक्सीन लगाने के लिए, चाहे उनको कर्ज लेना पड़े, चाहे वो किसी भी स्थिति में जाएं, तो क्या उन्हें अपनी जरूरतों के मुताबिक वैक्सीन मिल पाएगी और वो वैक्सीन परचेज करके दे पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या राज्यों का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक है कि वो कोविड से लड़ते हुए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला सके? पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल कर चुका है, बैठ चुका है, डॉक्टर बीमार हैं, सपोर्टिंग स्टाफ बीमार है, अस्पतालों में डॉक्टर अंदर जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन की स्थिति है। वैसी परिस्थिति में वैक्सीनेशन कार्यक्रम कितनी तेज, कितनी रफ्तार से चलेगा? यहाँ परीक्षा राज्यों के इनोवेशन की है, यहाँ परीक्षा राज्यों की स्ट्रेटेजी की है, उनकी प्लानिंग की है कि वो कितनी चतुरता के साथ, कितनी तेजी के साथ नए तरीकों का इस्तेमाल करके वैक्सीन बांट सकते हैं। ओके, अंशुमान जी, एक मेरा सवाल इसमें उस चीज को लेकर है, मतलब इसको क्वेरी समझिए, और अगली खबर भी है हमारी है, जो वैक्सीनेशन की पूरी पॉलिसी है जिस पर कल से भयानक सवाल उठाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन की पॉलिसी है कि केंद्र सरकार 50% प्रोक्योर करेगी और 50% राज्यों के लिए और प्राइवेट एंटिटीज के लिए होगा। मेरा सवाल है कि सरकार 50% अपने के लिए प्रोक्योर करके सस्ते दाम पर करेगी क्या? उस वैक्सीन का करेगी क्या? मतलब वो असमानता दिखनी ही है जिस असमानता की हम बात कर रहे हैं, कि कोई और भी योजना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मैनेजमेंट, उसका यूज क्या होगा? मुझे लगता है इसमें 2 पीछे वजह लगती हैं, और उसके साथ एक चीज और भी चर्चा में है जिसे हम इसी के साथ करेंगे कि आखिर राज्यों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया क्या होगी। वैक्सीन का कोटा कैसे निर्धारित किया जाएगा, किस राज्य को वैक्सीन कैसे एलोकेट होगी, इसका भी तो कोई फार्मूला होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कोई राज्य की सरकार पहुंची और उसने कहा तुम्हारे पास जितनी वैक्सीन सब हमको दे दो, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्सीन का जो भी स्टॉक अवेलेबल होगा वो अभी फिलहाल, जब तक की शॉर्टेज है, ओवर सप्लाई नहीं है तब तक बांटने का कोई फार्मूला भी तय करना होगा। तो फार्मूला तय करने के बारे में कुछ सूचनाएं अलग अलग मिल रही हैं, जो अलग अलग स्रोतों से आ रही हैं, और आज इस संदर्भ में इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर भी छपी है।
आप ये स्पष्ट नहीं सिद्धांत कि 50% प्रोडक्शन को अपने लिए बुक करने के बाद केंद्र सरकार क्या करेगी। हम ये समझ सकते हैं कि शायद केंद्र सरकार अपना पैरेलल नेटवर्क जारी रखना चाहेगी, खासतौर पर हेल्थ वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण है कि शायद केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी से मुक्त रखना चाहती है। हो सकता है। जो संकेत हमें इस पॉलिसी से मिल रहे हैं, और राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित करेगी या पुश करेगी कि वो 18 से 45 साल वाली जो आबादी उस पर फोकस करें, उसे वैक्सीन देने का प्रयास करें। 45 साल से ऊपर को मोबिलिटी वाले डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन्हें केंद्र सरकार बांटेगी। तो अगर उसे देखें तो 50% वैक्सीन की स्टॉकिंग उस हिसाब से सही लगती है। थोड़ा बफर केंद्र सरकार रखना चाहेगी। कुछ राज्य सरकारों को मान लीजिए वैक्सीन पाने में दिक्कत होती है तो एक वैक्सीन रिजर्व बनाने की बात तो सैद्धांतिक रूप से इस पॉलिसी में की गई है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि राज्यों को मिलेगी कैसे और मिलेगी, इसके बारे में एक फार्मूले पर चर्चा चल रही है। यहां पिछला वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण पैमाना साबित होने वाला है। जैसे हमें संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीनेशन देने का पैमाना यह बनाएगी कि उन्होंने पहले चरण के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम थे उनको कितनी स्पीड से लागू किया, एक चीज। दूसरा ये कि वहां पर वैक्सीन का कंजम्पशन कितना है पॉपुलेशन के हिसाब से जो मैंने शुरुआत में कहा कि डेमोग्राफी एक इंपॉर्टेंट है कि जहां युवा आबादी ज्यादा है उन्हें उस हिसाब से कोटे में ज्यादा वैक्सीन मिलेगी। ये दो बड़े पैमाने हैं जिनके आधार पर शायद राज्यों को वैक्सीन एलोकेट की जाएगी और उन राज्यों को स्वाभाविक रूप से इस व्यवस्था में ज्यादा वैक्सीन मिलने की संभावना है जहां पर युवा आबादी का प्रतिशत ज्यादा है और उनका खर्च भी ज्यादा है। यहां तक तो चीजें स्पष्ट हैं, पर केंद्र सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि पूरा का पूरा एलोकेशन एक डायनेमिक व्यवस्था के तहत चलेगा। जितनी तेजी से खपत बढ़ेगी उतनी तेजी से इसका आवंटन किया जाएगा। हालांकि ये दावा थोड़ा सा हमको एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये दावा पहले भी किया गया था पहली पॉलिसी के दोनों चरण में और वैसा हुआ नहीं था, उतना डायनेमिक एलोकेशन हो नहीं पाया था और जिस पर काफी समस्या हुई थी। अब दो चीजें इसमें सिद्धांत और समझने वाली हैं हमारे लिए कि एक तो चीज ये कि क्या राज्य सरकारें जो बहुत तेजी से वैक्सीनेशन करना चाहती हैं उन्हें सीधे इंपोर्ट की परमिशन दी जाएगी। महाराष्ट्र ने इस बात की मांग की है कि वैक्सीन इंपोर्ट की हमें परमिशन दी जाए। क्या केंद्र सरकार अगर जरूरत से के मुताबिक वैक्सीन नहीं दे पाती, क्योंकि केंद्र सरकार क्या अगर भारतीय कंपनियां उतनी वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं जिनकी कैपेसिटी अभी तैयार हो रही है, तो क्या राज्य सरकारों को अलग से वैक्सीन खरीदने की या इंपोर्ट करने की छूट दी जाएगी और उसका वो बजट उठाएंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो राज्य सरकारें फ्री वैक्सीन देना चाहती हैं, क्या केंद्र सरकार उनके इस वैक्सीन कार्यक्रम को सपोर्ट करेगी? क्योंकि यहां पर अब हम आखिरी में आकर खड़े हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश फ्री बांट रहा है तो राजस्थान भी मानेगा कि लोग भी कहेंगे कि हमें फ्री चाहिए। अगर ग्रिडलॉक की सिचुएशन आ ही जाती है। अगर आसाम फ्री बांटेगा तो फिर मध्य प्रदेश भी कहेगा हमको फ्री बांटना चाहिए। और इसलिए जो फ्री वैक्सीन बांटने की व्यवस्था है ये धीमे धीमे पूरे देश में ना कहीं लागू हो जाए इस बात का, क्योंकि जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं वहां तो कुछ भी कहा जा सकता है। जब आप कुछ भी वादा कर सकते हैं चुनाव में रोजगार बांटने का, बाकी चीजों का, तो वैक्सीन बांटने की भी बात कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या भारत में इस तरीके के हिस्से होंगे कि कुछ राज्यों में वहां के नागरिक इतने भाग्यशाली होंगे कि उनको फ्री वैक्सीन मिलेगी और कुछ राज्यों के नागरिक ऐसे होंगे जिनको वैक्सीन का पैसा देना पड़ेगा? ये एक बड़ा पॉलिसी डार्क एरिया है, ग्रे एरिया है जो हमें अभी स्पष्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद जल्दी प्रधानमंत्री वैक्सीन पॉलिसी के ऊपर 1 मई से पहले या 1 मई के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्हें बैठक करनी चाहिए ताकि पूरा वैक्सीन का कार्यक्रम 1 मई के बाद कैसे लागू होगा वो सामने स्पष्ट हो जाए। अभी हमारे दो आशंकाओं के जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिले हैं। एक तो वैक्सीन की रॉ मटेरियल की सप्लाई को लेकर अभी असमंजस ऊहापोह समस्या बनी हुई है, और दूसरी यह है कि कैपेसिटी ऑगमेंट करने के लिए, कैपेसिटी रैंप अप करने के लिए जितना समय कंपनियां मांग रही हैं उसे कैसे कम किया जा सके। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, सवाल पूछिएगा, कोई सुझाव हो, कुछ चाहते हो कि उसको हम अगले एपिसोड में डिस्कस करें तो कमेंट बॉक्स है, सोशल मीडिया है, हर जगह लिख सकते हैं। ललन टॉप देख रहे थे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।